टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी तक जो है आपका चैप्टर 7 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम लोगों ने आपका प्रश्नावली 7.3 तक हम लोगों ने खत्म कर लिया। आज की क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है, जानना है ये 7.4 प्रश्नावली को करने के लिए कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको ध्यान में रखना होगा। यानी 7.4 को करने के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, आपका एक्टिविटी करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे और इस क्रियाकलाप से हमको कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो वो क्रियाकलाप क्या है उसको हम देखते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, आपका चैप्टर जो है वो 7 है, आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल के हम लोग अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका पार्ट 7 जिसका नाम क्या है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल में हमको करना क्या है, तो प्रश्नावली आपको करना क्या है, 7.4 तो हमें क्या करना है, 7.4 हमको यहाँ पे कर लेना है, समझ लेना है। उसके लिए एक क्रियाकलाप है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब क्रियाकलाप क्या दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा, मान लेते हैं इस रेखा का नाम क्या है, सी दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे हमने ये काम किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम देते हैं हम बी सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे एक हम बनाएंगे रेखा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे बनाया एक रेखा, मान लेते हैं सी और डी बनाया। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इस डी से हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, डी से मिला देते हैं, तो एंगल क्या बना, एंगल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर अब कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, यहीं से जो है ना हम क्या कर रहे हैं, एक और रेखा खींच रहे हैं और इसको यहाँ से हम मिला रहे हैं। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका हमने नाम रखा, ई नाम रखा। ठीक, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी से हमने क्या किया, एक और यहाँ पे हमने ऐसे बनाया और ये बनाइए। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं एफ, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं एफ, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दिख रहे हैं, ये जो CD जो है और ये जो EC जो है, इस CD और EC में छोटा कौन है जी, तो आपका DC छोटा है। और क्या है, EC जो है, यानी अगर यहाँ पे देखें तो DC जो है और यहाँ पे आपका जो EC जो है, इस DC और EC में बड़ा कौन है, तो आपका EC बड़ा है। क्या बड़ा है, आपका EC बड़ा है। ठीक है, अब इस DC से कौन सा एंगल बना हुआ है, तो इस DC से एंगल बना हुआ है आपका DBC बना हुआ है। DC से कौन सा एंगल बना हुआ है, तो आपका एंगल DBC बना हुआ है ना, DBC बना हुआ है। और इसी से कौन एंगल बना हुआ है, इसी से कौन एंगल बना हुआ है बताइए, तो आपका EBC बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एंगल EBC बना हुआ है। ठीक है, अब DC क्या है, छोटा है EC से, तो DC के सामने वाला एंगल कौन है, DC से बना हुआ एंगल कौन है, तो आपका DBC है। और आपका EC से बना हुआ कौन है, तो आपका EBC बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल B है, ये जो है आपका जो DC लाइन सेगमेंट से, DC रेखा से बना हुआ है DBC, ये क्या है, ये छोटा है। ठीक है, और जो EC से बना हुआ जो एंगल है, यानी आपका EBC से जो बना हुआ एंगल है वो क्या है, वो है क्या, बड़ा। क्या बड़ा है, वो बड़ा है। यानी EC भुजा से जो एंगल बना हुआ है वो बड़ा है और जो DC भुजा से बना हुआ एंगल क्या है, वो छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये जो DBC होगा वो EBC से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये हमको पता चल रहा है कि अगर भुजा छोटा होगा, अगर भुजा छोटी होगी तो उसके सामने वाला, अगर भुजा छोटी होगी तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल भी छोटा होगा। और भुजा बड़ी या अगर लंबी होती है
तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, बड़ा होता है। ये सारी बातें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने कंडीशन देखा, ये हमने कंडीशन देखा। अब चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम ये ईसी और आपका सीएफ में देखते हैं। तो ये ईसी है आपका, यहाँ पे जो ईसी दिया हुआ है और जो सीएफ दिया हुआ है, तो आप बताइए ईसी में और सीएफ में बड़ा कौन है, आपका सीएफ बड़ा है। कौन बड़ा है, सीएफ बड़ा है। तो ईसी से बना हुआ एंगल कौन है, ये वाला बना हुआ एंगल है कौन, आपका ईबीसी, एंगल ईबीसी। और सीएफ से बना हुआ एंगल कौन है, तो एफबीसी, यानी ये सबसे बड़ा होगा एफबीसी। एफबीसी क्या बना हुआ है, एंगल एफबीसी। तो क्या पता चल रहा है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। यानी देखा जाए तो क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर भुजा बड़ा है, क्या है, अगर भुजा बड़ा है तो उस भुजा से बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, बड़े होंगे। मतलब अगर किसी त्रिभुज में भुजा अगर बड़ी है या लंबी है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, उसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बड़े होंगे। और अगर भुजा छोटी है तो उसके सामने वाले सम्मुख कोण भी क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, छोटे होंगे। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से इन चारों रिजल्ट से आपको क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि अगर भुजा बड़ी होगी तो एंगल भी, उसके सामने वाला सम्मुख कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर भुजा छोटी होगी तो क्या होगा, सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से हमने देखा। अब थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर डीबीसी, अगर क्या है, डीबीसी एंगल, ये जो डीसी भुजा है, जो सबसे छोटी भुजा है, इस डीसी भुजा से कौन सा एंगल बना हुआ है, तो आपका डीबीसी बना हुआ है। तो अगर एंगल छोटा तो उसके सामने वाला जो सम्मुख भुजा होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और अगर ये एफसी बड़ा है, एफसी से कौन सा एंगल बना हुआ है, तो एफबीसी, यानी ये जो है ना एफबीसी में ये सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी एंगल है, सबसे बड़ी कोण है। तो अगर कोण सबसे बड़ा होगा तो उसके सामने वाली सम्मुख भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। समझ में आ रहा है। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर यहां पर लिखेंगे, अगर भुजा लंबी या बड़ी होती है तो सामने होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उसके सम्मुख कोण भी बड़े होते हैं। मतलब अगर भुजा बड़ा है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर भुजा लंबी या बड़ी होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बड़े होंगे। या हम इसी को एक और लिख सकते हैं कि अगर कोण बड़ा हो तो सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली, तो उसके सम्मुख लिखेंगे तो उसके सम्मुख भुजा भी बड़ी या लंबी होगी, ठीक है। क्या होगी, बड़ी या लंबी होगी। ठीक है, अगर भुजा लंबी या बड़ी होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और अगर कोण बड़ा हो तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बड़ी या लंबी होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि अगर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अगर भुजा छोटी है तो उसके अगर भुजा छोटी है तो उसके सम्मुख कोण भी छोटी
होती है, तो समीकोण भी छोटी होती है, ठीक है। और लिखते हैं अगर कोण छोटी है तो इसके सम्मुख भुजा भी छोटी होती है, इसकी सम्मुख भुजा भी क्या होती है, छोटी होती है। ये चार बातें जो है ना आपने इससे सीखा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं त्रिभुज की, इसको बोलते हैं, ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं क्या, त्रिभुज की असमता, क्या कहते हैं, त्रिभुज की असमताएं कहते हैं, ठीक है। ये जो चार टॉपिक आए हैं इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज की असमताएं कहते हैं, यानी कि इक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने क्या बात सीखा, हमने ये बात सीखा कि अगर भुजा लंबी या बड़ी है तो उसके सामने वाले सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। और अगर भुजा छोटी है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर कोण छोटा तो उसके सामने वाले सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, छोटे होंगे। और अगर भुजा छोटा तो सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये अगर बात आपको, यही क्या है आपके त्रिभुज की सरसमीका, चार सरसमीका है, उसको ध्यान में रखिएगा। और इसी के बेसिस पे हमारा प्रश्नावली 7.4 होने वाला है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसको हम इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद आपका एक्सरसाइज देखेंगे क्या 7.4 7.4 को हमको आज यहाँ पे देख लेना है, इसको खत्म कर लेना है। तो ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या आपका 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखना है किसका, 7.4 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जो बुक है बिहार बोर्ड में जो आपका चलता है उसमें से कह रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबकी सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हमने बनाया क्या, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ए माना, बी माना और सी माना, ठीक है। और ये आपका एंगल भी क्या है, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो त्रिभुज एबीसी एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि कर्ण, अब ध्यान रखिए कर्ण क्या होता है, तो आपका जो एंगल बनता है ना, जो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आपका ये कर्ण होता है। तो ये क्या है, ये आपका कर्ण होता है। इसको बेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। जिसके बारे में आप 6 चैप्टर में पढ़े होंगे, या लाइन्स एंड एंगल्स में भी आप पढ़े होंगे, मतलब रेखा और कोण में बताया गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। तो हमने त्रिभुज में ही भुजा के आधार पे नहीं, आपके कोण के आधार पे हमने बताया था, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिनके एक कोण क्या होते हैं, एक कोण जो होता है वो आपके 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक कोण 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने जो होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ये प्रूव करना है कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी त्रिभुज की, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, और कर्ण क्या है आपका, एसी, मतलब एसी सबसे बड़ी भुजा है, हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देंगे हम क्या प्रमाण, क्या देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर बताइए, अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये कितना हो सकता है, तो अगर मान लेते हैं ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, दोनों को मिलाकर ही, तो यानी ए और एंगल बी या सी है, इस तरह अगर यहाँ पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 90 होगा, क्योंकि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का तो 180 होता है, एक तो हमको 90 मिल गया। अब इन दोनों का जो सम है वो मिलकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, है कि नहीं। तो 90 अगर लेते हैं तो कैसे भी अगर हम सी को निकाले या प्लस में ए को निकाले तो कितना आएगा, आपको 90 से कम में आएगा, यानी दोनों को ले लेकर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एंगल बी
अगर इसको कर देते हैं 45, इसको कर देते हैं 45, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, यानी अगर एंगल सी 45 है और एंगल ए भी क्या है आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये एंगल बी से क्या है, छोटा है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि एंगल बी बड़ा होगा किससे, एंगल ए से, और एंगल बी भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल सी से। क्यों, क्योंकि एक एंगल बी क्या है, 90 है, और इन दोनों का जो योग है, एंगल ए और एंगल सी का योग जो है आपका सम जो है वो कितना 90 डिग्री है। तो आधा आधा करेंगे, चाहे उससे अगर हम क्या करते हैं 40 ले लेते हैं और 50 ले लेते हैं, तब भी क्या होगा, ये अगर ए कर देते हैं, ये अगर बी कर, ये अगर हम सी कर देते हैं, तो ए भी क्या होगा, ए और सी में आपका अगर कंपैरिजन करें तो बी क्या होगा, बी जो होगा एंगल बी कितना 90 है, तो एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है, और एंगल सी एंगल बी में और सी में क्या है आपका एंगल बी बड़ा है। यानी किसी से भी करिए तो आपका बी क्या होगा, एंगल ए से भी बड़ा होगा, और बी क्या होगा आपका एंगल सी से भी बड़ा होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इतना बात क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है क्या। तो नॉर्मली अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमाण में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपका एंगल ए जो है और एंगल बी में, एंगल ए और बी में क्या है, बड़ा कौन है, तो हम जानते हैं कि एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल ए से। एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल ए से, ठीक है, क्योंकि बी 90 है तो ए कितना होगा, ए तो छोटा होगा, सीधे से मतलब है, ठीक है। तो अगर एंगल बी बड़ा है, एंगल बी बड़ा है किससे, ए से, तो अभी आप त्रिभुज की सर्वसमीकरण में पढ़े हुए हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, उसके सामने वाला सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो एंगल छोटा होता है तो उसके सामने वाला यानी सम्मुख भुजा क्या होता है, छोटा होता है। त्रिभुज की असमीका से, त्रिभुज की असमीका से हम जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एंगल बी के सामने कौन सा भुजा है, तो AC। एंगल बी के सामने कौन सा भुजा है, AC, और एंगल ए के सामने कौन सा भुजा है, तो आपका BC, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा अगर बी है तो भुजा भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे लिख देंगे कि कोण बड़े तो उसके सम्मुख भुजा भी बड़े होते हैं, ठीक है। त्रिभुज की असमीका से इसको मान लेंगे क्या, हम एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। यानी एक में हमने क्या किया, बी से कंपैरिजन किया ए को, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, बी को कंपैरिजन कर देते हैं, किससे तुलना कर देते हैं, किससे, सी से। इसको मान लिया हमने एक। अब फिर क्या लिखेंगे, एंगल बी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल सी से। तो बी के सामने कौन सा भुजा है, तो आपका AC है, ठीक है, और सी के सामने कौन सा भुजा है, तो आपका AB है। तो आप जानते हैं कि जिसका एंगल बड़ा होता है उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बड़े होंगे, और जो कोण छोटा होगा तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, छोटा होंगे। तो B कोण बड़ा है तो उसका सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बड़ा होगा। और रीजन क्या लिख सकते हैं, कोण बड़े, यानी बड़े कोण, यहाँ पर लिखते हैं बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये दोनों का मतलब वही है, बड़े कोण बड़े तो उसके सम्मुख भुजा बड़ी होती है, वही बात है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इसको क्या मान लेंगे, आपको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है आपका जो AC है वो बड़ा है किससे, BC से। मतलब क्या है, AC बड़ा है किससे, BC से, और AC बड़ा है किससे, AB से। मतलब AC जो है वो BC से भी बड़ा है, और AC जो है वो AB से भी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका विकर्ण है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए AC सबसे बड़ी क्या है, AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। या हम कह सकते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हुआ, क्या हो गया, आपका सिद्ध हुआ। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस तरह से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में आपका देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जो है आपका प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है, तो आपका जो प्रश्न संख्या 2 है उसको पहले पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या आपका 2 में क्या बोल रहा हुआ है।
तो ये बोला हुआ है कि आकृति 7.48 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति 7.48 को हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे कि आकृति 7.48 क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट ऐसे बनाया हुआ है, ये क्या हुआ है एक, यहाँ पे ये किया हुआ है क्या, अब तक BC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बोला हुआ है P, और यहाँ पे बोला हुआ है क्या Q। तो अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आकृति 7.8 में ABC की भुजाओं AB और AC क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया। मतलब ये है कि ABC एक त्रिभुज था, अब AB को कहां तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ाया गया, और AC को कहां तक बढ़ाया गया, Q तक बढ़ाया गया। इतना बोला हुआ है। साथ ही बोला हुआ है कि जो PBC है, PBC यानी ये एंगल, और क्या QCB ये एंगल, इन दोनों एंगल में जो आपको C है ना, C वाला जो एंगल है वो क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो आपको ये दर्शाना है कि जो AC होगा, जो AC है वो बड़ा है किससे, ABC। AC जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, ABC। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो बोला हुआ है कि PBC जो है ना, बोला हुआ है एंगल PBC क्या है, बड़ा एंगल PBC छोटा है किससे, QCB से। QCB से इसका मतलब क्या है कि QCB यानी एंगल जो C है यहाँ पे, QCB जो है वो बड़ा है किससे, PBC से। ठीक है, तो ये बोला हुआ है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, तो सिद्ध करना है, तो दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो दर्शाना ये है या सिद्ध करना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, आपको ये दर्शाना है कि AC जो है ना वो बड़ी है किससे, AB से। AC जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, AB से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रमाण या हल में। प्रमाण या हल में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो आपका PBC है, ये जो आपका PBC दिया हुआ है, और ये जो ABC है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये जो होगा वो रैखिक बिंदु से होगा। कैसे होगा, रैखिक बिंदु से। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल ABC, कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, और कैसे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि आपको ABC ऐसे ही रखना है और PBC को इधर भेज देना है, माइनस साइड में क्या कर देना है, भेज देना है। ठीक है, तो ABC एंगल ABC हम ऐसे ही रखेंगे, 180 डिग्री ऐसे ही। ठीक है, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में एंगल PBC हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर। अब फिर उसी तरह ये जो आपका ACB है, यानी ये एंगल, अभी ये एंगल आपका QCB मिलके 180 होगा कि नहीं होगा, रैखिक बिंदु से होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB अब प्लस एंगल क्या आपका QCB, इन सबका सम कितना 180, और ये क्या, रैखिक युग्म से। जैसे कि हमने बताया आपको ऊपर वाले को ऐसे ही रखा है, इसमें हमने ऊपर वाले को क्या रखा है, ऐसे ही रखा है, इसको माइनस कर दिया है। इसी तरह ACB को भी जो है ना हम ऐसे ही रखेंगे और उसको क्या बोल देंगे, माइनस में, किसको, QCB को। यानी ACB ऐसे ही, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे ही, ठीक है, एक प्लस में है, इधर आया तो माइनस QCB। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे काम कर दिया। ठीक है, समझ में आया। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं पे ABC लिखा हो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कहीं अगर ACB लिखा हो तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, अब ये क्या, एंगल PBC बड़ा है, एंगल PBC क्या है, छोटा है किससे, Q, यहाँ पे एंगल PBC। ठीक है, हाँ ठीक है, तो एंगल PBC जो है ना वो क्या है, छोटा है किससे, एंगल
QC B से एक ऐसे लिख दिया, तो दिया गया है या हम प्रश्न से दिया गया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमको इन दोनों में क्या कर देना है, क्योंकि हमको माइनस चाहिए। देखिए PBC है यहाँ पे और QC भी है, ये जो दिया हुआ है ना PBC और QC भी जो दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है साथ में क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बड़ा है, जैसे अगर मान लेते हैं एक बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है, एक क्या है 2 से बड़ा है, अब तो ठीक है। लेकिन अगर दोनों में जब हम माइनस लगा देते हैं तो बड़ा कौन हो जाता है, जो छोटा मान होता है वो बड़ा हो जाता है कि नहीं है। तो अगर दोनों से हम माइनस करते हैं तो माइनस आपका एंगल PBC होगा, और अगर यहाँ पे माइनस आपका क्या हो जाएगा, एंगल माइनस एंगल क्या हो जाएगा, QC। तो अगर किसी कोई संख्या अगर बड़ा दिया हुआ हो, आप पूर्णांक पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे 2 है और 5 है, इसमें बड़ा कौन है, तो अभी 5 है। लेकिन अगर दोनों में 2 और 5 बड़ा है, लेकिन अगर -5 कर दे और -2 कर दे तो बड़ा कौन हो जाता है, तो छोटा मान वाला संख्या क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है पूर्णांक में, इंटीजर में, ठीक है, ये आप समझते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बड़ा हुआ है, ये तो बड़ा था यहाँ पे जब माइनस नहीं लगा था तो, लेकिन जैसे ही माइनस हुआ तो बड़ा वाला नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है, छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, पलट के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट के यहाँ पे चला आएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए 180, तो क्या करेंगे, 180 क्या करेंगे, 180 से गुना करने पर दोनों तरफ 180 से गुना करने पर, 180 से क्या करने पर, गुना करने पर, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे इसको, तो अब क्या करेंगे, 180 लिखेंगे और माइनस आपका एंगल दिया हुआ है PBC, ठीक है, और ये बड़ा है, और माइनस में क्या है आपका एंगल QCB। इतना में कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। अब कह रहा है कि 180 में से हम क्या कर दें, PBC को घटा दें, PBC को घटा दे, ये पूरा 180 है, इसमें हम PBC को घटा देंगे तो क्या बचेगा, बताइए क्या बनेगा आपका, ABC बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत बताइए, ABC बनेगा ना, यानी आपका PB ये पूरा आपका क्या है, ये कंप्लीट आपका 180 है, इसमें से अगर हम PBC घटा दें तो क्या बचेगा, आपका ABC बचेगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी करेंगे हम क्या, यहाँ पे भी करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 180 डिग्री और माइनस क्या आपका QCB, क्या QCB। तो अगर 180 में से PBC घटाएंगे तो क्या आएगा, एंगल ABC आएगा, और 180 में से QCB घटाएंगे तो क्या होगा, आपका ACB, क्या होगा, आपका ACB आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ACB आएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आपका एंगल ACB और ये चौका, ठीक है। उसके बाद आप बताइए ABC में कौन एंगल है, ये एंगल है, तो ABC के सामने वाला भुजा कौन है, AC है कि नहीं है, तो AC लिखेंगे, और आपका ACB के सामने वाले भुजा कौन है, AB है कि नहीं है, तो उसको लिखेंगे AB, और जो ग्रेटर है उसको क्या करेंगे, AC बड़ा है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़ी होती है। तो हमको यही तो प्रूफ करना था कि AC बड़ा होता है किससे, AB से, और ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हुआ, क्या हुआ, आपका सिद्ध हो गया। और इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करता है। तो अब आपको देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में फिगर बोला हुआ है कि आकृति 4.9 में 7.49 में। तो सबसे पहले आकृति बनाइए, ये दिया हुआ है 1, इधर ये नहीं है, ये है 1, ये है B,
ये है सी और ये है डी। और ये है क्या, ओ पे जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो यही आकृति आपका बना हुआ है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि एंगल बी छोटा है किससे, एंगल ए से। क्या है, एंगल बी जो है छोटा है किससे, एंगल ए से। और क्या बोला हुआ है, एंगल सी छोटा है किससे, एंगल बी से, ठीक है। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, एडी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बीसी से। एडी जो है ना वो बड़ा होगा किससे, बीसी से। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी आपका हल। हल में हम पहले को उठाते हैं, एंगल बी क्या है, छोटा है किससे, एंगल ए से। ये कैसे लिख दिया, तो दिया गया है, या आप लिखेंगे प्रश्न से। तो एंगल बी के सामने कौन सा भुजा है, एंगल बी का सम्मुख भुजा कौन है, तो आपका एओ है, तो लिखेंगे एओ। एंगल ए के सामने कौन सा भुजा है, तो आपका बीओ है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे बीओ। और जैसे बड़ा दिया हुआ है तो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे एंगल सी छोटा है किससे, एंगल डी से। कैसे, तो प्रश्न से आपका दिया गया है। अब एंगल सी के सामने कौन सा भुजा है, तो डीओ। क्या दिया हुआ है, आपका डीओ दिया हुआ है। और एंगल सी के सामने कौन है, डीओ है। और एंगल डी के सामने कौन है, आपका ओसी है, तो ओसी लिखेंगे। और जैसा दिया हुआ है बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, वही बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसको मान लेंगे क्या, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। क्यों, एओ और डीओ को जोड़ेंगे, एओ और डी को जोड़ेंगे तभी तो एडी आएगा ना। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों एक तथा दो को जोड़ने पर, तो आप जानते हैं कि एओ, ये लेफ्ट में एओ है और डीओ है, तो क्या करेंगे, एओ प्लस डीओ लिखेंगे। राइट में क्या है, आपका बीओ और ओसी है, क्या लिखेंगे, बीओ लिखिए, चाहे ओसी कहिए चाहे सीओ कहिए, बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबने अगर लगाए हैं और लास्ट में ओए है तो आप सीओ ही लिखिए, ठीक है। सीओ लिखिए, और आपको पता है कहीं अगर सीओ लिखा है या ओसी लिखा है तो बात वही है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 2 गुना 3 लिखते हैं, चाहे 3 गुना 2 लिखते हैं, तो कितना आएगा, आंसर 6 से आएगा। और वही बात है कि ओसी लिखे चाहे सीओ लिखे, क्या होगा, बात वही होगा। तो ये सब कॉमन चीजें हैं जिसको जो है ना हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बीओ प्लस क्या हो जाएगा, आपका सीओ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि ग्रेटर ऐसे इधर दिया हुआ है, इधर देंगे। अब एओ और डीओ को क्या लिखेंगे, ठीक है, एओ और डीओ, ठीक है, ठीक। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन में बोला हुआ है एडी, सॉरी यहाँ पे एडी छोटा है और बीसी बड़ा है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, एडी छोटा है और बीसी बड़ा है, ठीक है ना। एडी छोटा बीसी बड़ा है, ठीक है। तो एओ और डीओ को मिलकर क्या बनेगा, एडी बनेगा, ठीक है। और बीओ और सीओ मिलकर क्या बनेगा, तो आपका बीसी बनेगा। और जैसे ग्रेटर है वैसे लगा देंगे। तो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि बी छोटा है किससे, एंगल ए से। एंगल बी छोटा है किससे, एंगल ए से। और एंगल सी छोटा है किससे, एंगल डी से। तो आपको दर्शाना ये है कि आपका एडी छोटा है किससे, बीसी से। तो जैसे लिखा हुआ है उसे हमने लिखा। और अब जानते हैं कि एंगल बड़ा होगा तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एंगल छोटा होता है तो सम्मुख कोण भी छोटे होते हैं। वहीं का हमने किया, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। वही हमने पहला और दूसरा से लिखा और दोनों को हमने जोड़ा। तो एक से लेफ्ट साइड में क्या है, एओ और डीओ है, एओ और डीओ को जोड़ेंगे तो एडी मिलेगा। और राइट साइड में क्या है, बीओ और सीओ है, तो बीओ और सीओ मिलेगा तो बीसी मिलेगा। यानी एडी बड़ा हो गया, एडी छोटा हो गया किससे, बीसी से, क्योंकि हमको सिद्ध करना था। और यहाँ पे क्या हो गया,
सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। और इस तरह से आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आपको इससे क्वेश्चन करता है, चलिए आसानी से करते हैं, समझते हैं क्या आता है। चलिए तो अब जो है ना आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, तो आपको 4th नंबर क्वेश्चन लिखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। तो पूरा क्या हुआ है 4 में ABCD क्रमशः ABCD के सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं आपके 7.50 में। देखिए दर्शाइए कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल बी से, ठीक है। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज दिया हुआ है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। हमको दिया क्या है, तो बोला हुआ है कि भी जो है ना वो क्या है, छोटी है और सीढ़ी क्या है, बड़ी है। तो दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी सबसे बड़ी छोटी भुजा है, और सी बी जो है, सी बी सबसे बड़ी भुजा है। सबसे ए बी सबसे छोटी है और सी बी जो है सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो क्या करना है, तो दर्शाना है, तो दर्शाना है आपका जो एंगल ए है बड़ा है किससे, एंगल सी से पहला में, और दूसरा में क्या आपको दिखाना है, एंगल बी जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, एंगल बी से। ये बी से ये हमको क्या कर देना है, दिखा देना है, सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे जी कि हम यहाँ पे पहले को प्रूव करने के लिए यहाँ पे करेंगे क्या रचना करेंगे, रचना ये करेंगे कि हमको ए सी है ना, ए सी हमको दिखाना है ना, तो ए से यहाँ पे हम बनाएंगे, यही फिगर बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। जैसे कि ए सी बोला हुआ है ना, तो ए से सी को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया हमने मिलाया। तो अगर ए से सी को मिलाते हैं तो ये जो दो ए और सी है जो है ना, ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या, हम 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं क्या, आप 3 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं क्या, आप 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में जो है वो आप देखिए, एबी जो है वो क्या है, सबसे छोटी भुजा है कि नहीं है ना। लिखेंगे एबी, क्या कहेंगे, एबी जो है ना, यहाँ पे एबी जो है छोटी भुजा है, ठीक है। एबी यहाँ पे, हाँ एबी छोटी भुजा, छोटी भुजा, ए बी छोटी भुजा, ठीक है। तो ए बी सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। तब है ए बी छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए बी छोटा है, ए बी और बीसी में कंपैरिजन करें तो ए बी छोटा है तो बीसी क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए तो बीसी और ए बी में कंपैरिजन करें तो ए बी छोटा है तो बीसी क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बीसी बड़ा होगा। तो इसके अनुसार बीसी के सामने कौन है, बीसी के सामने कौन सा एंगल है, तो बीसी के सामने आपका एंगल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1, और ए बी के सामने कौन है, एंगल 2 है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 बड़ा होगा किससे, एंगल 2 से। क्यों लिखेंगे, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह और यहाँ पे अगर हम देखें कौन आपका एसीडी में, क्या देखें, आपका त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में। तो अगर एसीडी में देखें आपका सीडी क्या है, सबसे बड़ी है कि नहीं है, सीडी क्या है ना, यहाँ पे लिखेंगे सीडी बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो अगर सीडी बड़ी भुजा है
तो आपका एडी क्या होगा, छोटा होगा। सीडी बड़ी भुजा है तो एडी क्या होगा आपका, छोटा होगा। अब सीडी के सामने कौन है, तो सीडी के सामने आपका एंगल 3 और एडी के सामने कौन है, एंगल 4। तो इसके अनुसार एंगल 3 ही तो बड़ा होगा। कैसे, देखिए क्या, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं या बड़ी होती है। इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, हम जोड़ दो। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो लेफ्ट में कौन है बताइए, आपका एंगल 1 है कि नहीं है, और लेफ्ट में कौन है, एंगल 3। लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। और ये क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। और किसकी तरफ मुंह है, उधर की तरफ, यानी उस साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ मुंह है तो लेफ्ट साइड करेंगे। 1 और 3 मिलके क्या बनेगा, एंगल 2 बनेगा, 3 बनेगा। और 2 और 4 मिलके क्या बनेगा, एंगल सी बनेगा कि मुंह जैसा है वैसे कर देंगे। ठीक है, दोबारा वैसे कर देंगे। और ये हमारा पहला क्या हो गया, सिद्ध हुआ। पहला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी तरह सेम काम करेंगे क्या, दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए भी सेम काम करेंगे। तो क्या बोला हुआ है दूसरा वाला में, दूसरा वाला बोला बी से डी। तो फिर यहाँ पे एक आकृति बनाएंगे। ठीक है, ऐसे एक आकृति बनाएंगे, छोटा सा है, लेकिन पूरी तरह से क्या है, उसी की तरह है। ए है, बी है, सी है और ई है। अब जैसे कि बी डी का बात बोला हुआ है तो बी से क्या करेंगे, डी को हम यहाँ पे मिला देंगे। डी से क्या करेंगे, डी को मिला देंगे, डी से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिलकर कुछ कर दिया, इसको कर देते हैं क्या 5, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं क्या आपका 7, इसको कर देते हैं क्या आपका 8। ठीक, ये तो हमने रचना क्या किया, तो रचना ये किया कि बी से डी को मिलाना है, बी से डी को मिला। ठीक है, बी से डी को मिला दिया। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि इस एबीडी में अगर यहाँ पे देखें तो एबीडी में लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में बड़ा कौन है जी, तो एबीडी में बड़ा क्या बोलते हैं, एबीडी में आपका एबी क्या है, छोटा है। एबी क्या है, छोटा है। एबी दिया हुआ है ना कि एबी छोटी भुजा है। तो अगर एबी छोटी है तो एबी छोटी है तो एडी क्या होगा, बड़ा होगा। सीधे सा मतलब है, ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब एबी के सामने कौन है, एबी के सामने कौन है, तो एबी के सामने दिया हुआ है आपका एंगल 8 और एबी के सामने कौन दिया हुआ है, एंगल 7। और जेम करते हो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही बात, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, सम्मुख कोण बड़े होते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने 3 मान लिया। ठीक है, इतना बात आया। फिर बीसीडी में देख लेते हैं, त्रिभुज बीसीडी में। तो बीसीडी में आपका सीडी क्या है, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। तो अगर सीडी बड़ी भुजा है तो बीसी क्या होता होगा, छोटा होता होगा। सीडी जो है ना बड़ी है किससे, बीसी से। तो सीडी के सामने कौन है जी, तो सीडी के सामने आपका एंगल है कौन, आपका। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है 8 6। ठीक है, तो अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ पे है आपका क्या, तो अगर कंपेरिजन करें तो ये हो जाएगा आपका बीसी और यहाँ पे क्या है आपका सीडी है। तो सीडी क्या होगा बताइए, सीडी जो होगा वो आपका बड़ा होगा। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, एक 8 है ना, 8, तो 8 के सामने क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे। तो 8 बताया गया है, करते हैं इसको इधर कर देते हैं, है ना। यानी आपका एडी लिखते हैं और यहाँ पे एडी बड़ा है। ठीक है, तो एडी के सामने कौन है, तो आपका एडी के सामने है एंगल 7 और बड़ा है तो बड़ा, और एडी के सामने कौन है, एंगल 8। उसी तरह तो सीडी है, तो सीडी के सामने कौन होगा, 5 होगा ना। हाँ, तो सीडी बड़ा होगा किससे, आपके बीसी से। सीडी बड़ा होगा किसकी, बीसी से। तो सीडी के सामने कौन है, 5, एंगल 5 बड़ा होगा किससे, बीसी के सामने कौन है, एंगल 6। ठीक है, और कैसे, तो यही बड़ी भुजा की आपकी बड़ी भुजा की सम्मुख कोण बड़े होते हैं, आपकी भुजा बार-बार ये हो गई। तो 5 7 के जोड़ेंगे तो दिया जाएगा और 6 8 के जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार है समीकरण 4
जोड़ने पर, तीसरे चाप को जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 और 4 को जोड़ने में क्या होगा, ऊपर लिख देते हैं। तो 3 और 4 7 और 8, 7 और 5 को जोड़ेंगे ना, लिखेंगे एंगल 7 प्लस एंगल 5, और क्या है एंगल 8 प्लस एंगल क्या है एंगल 6, और कौन दिया हुआ है ये, इधर ग्रेटर है तो इसे 7 5 को मिलके क्या बनेगा आपका बी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एंगल बी बनेगा, और 8 6 मिलके क्या बनेगा एंगल डी बनेगा कि नहीं बनेगा, और ग्रेटर है तो ग्रेटर बी बना, तो बी क्या हो गया ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया, और ये जो है ना हमने यहाँ पे काम कर दिया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना में कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, समझ में आ रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखना क्या है, आपको 5वां नंबर क्वेश्चन देखना है, यानी 7.4 का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें बोल क्या रहा है, उसमें बोल रहा है ये कि आकृति 7.5 को पहले क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, तो 7.5 को बनाने के बाद ये बोला हुआ है ई है, ये आपका Q है, ये आपका R है। ठीक है, और ये यहाँ से इसे खींचा गया है, इसका नाम है S। क्या बोला हुआ है, दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि आपका बोला हुआ है कि जो PR है आकृति 7.5 में PR जो है वो ग्रेटर है किससे, बड़ा है किससे, PQ से, और PS कोण QPR को क्या करता है समविभाजित करता है, क्या करता है समविभाजित करता है किसको P को, यानी ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ये दोनों को क्या किया समविभाजित किया, मतलब क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो सिद्ध करना है कि आपका PSR जो है ना वो बड़ा है किसके PSU के। ठीक है, किसके इक्वल है PSQ के। तो दिया गया है, क्या दिया गया है ये कि आपका जो PR है वो बड़ा है किसके PQ के, और जो आपका एंगल 1 है वो इक्वल है किसके एंगल 2 के। तो क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि एंगल PSR क्या होगा, बड़ा होगा एंगल PSQ के। ठीक है, ये हमको क्या कर देना है, दिखा देना है। ठीक है, इधर में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो PSR बड़ा है किसके PSQ के, ये एक तो है ना, इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने कर दिया इसको 3, इसको हम कर देते हैं क्या आपका 4 कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं क्या 5, इसको कर देते हैं क्या 6। तो PSR मतलब क्या, PSR मतलब क्या एंगल 4, और PSQ मतलब क्या एंगल 6। तो तब एंगल 4 से हो गया क्या है इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण में तो क्या है, प्रमाण में हम क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं PQR में, PQR त्रिभुज में। ठीक है, क्या है आपका PQR त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या बोला हुआ है, त्रिभुज PQR में ये बोला हुआ है कि आपका एंगल 1 जो है ना, आपका एंगल 1 बराबर है किसके एंगल 2 के। ये आपका दिया हुआ है, ये कैसे है, तो दिया गया है, दिया गया। ठीक है, एंगल 1 क्या है एंगल 2 के, ठीक है इक्वल है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, आपका बोला हुआ है कि PR जो है वो बड़ा है किसके PQ के। ये कैसे, तो दिया गया है। तो PR अगर PQ का बड़ा है तो PR के सामने क्या है बताइए, तो PR के सामने कौन है, एंगल आपका PR के सामने कौन है, तो PQR त्रिभुज में जो है PR के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल 6 है कि नहीं है, तो लिखेंगे एंगल 6। और आपका PQ के सामने कौन है, एंगल 3, एंगल 3 लिखेंगे, और ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे, और लिखेंगे क्या, बड़े भुजा की सम्मुख कोण बड़ी होती है, बड़ी भुजा सम्मुख क्या होती है, बड़ी होती है, इसको मानना नहीं। अब क्या, फिर वही आपका PSR में ले लेते हैं, PSR यहाँ पे लिखते हैं क्या, त्रिभुज PSR में क्या करेंगे, त्रिभुज PSR में। अब PSR में क्या बोला हुआ है, PSR में आपका दिया हुआ है, तो अगर देखो PSR में एंगल PSQ जो है, मतलब ये जो 5 एंगल है, एंगल जो 5 है वो क्या होगा आपका बहिष्कोण है कि नहीं है, एंगल जो 5 है, एंगल 5 बहिष्कोण है। तो एंगल 5 जो होगा वो इक्वल होगा इसके बगल वाले को छोड़कर किसके, 2 प्लस एंगल 3 के। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे, तो लिखेंगे बहिष्कोण नियम,
आप जानते हैं, बहिष्कोण नियम। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसी तरह, ठीक है, ये एक हो गया, इसको मान लो क्या, मान लेते हैं क्या, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे PSQ में देखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज PSQ में। ठीक है, तो PSQ में जो है आपके लिए एंगल 4 क्या है, एंगल 4 बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो एंगल 4 अगर बहिष्कोण है, एंगल 4 बहिष्कोण है, तो 5 को मतलब उसके बगल में छोड़कर 1 6 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, 1 6 के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 के। ठीक है, और कैसे, बहिष्कोण में, बहिष्कोण में इसको क्या मान ले, 3 मान ले। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, 4 क्या है, 1 6 के इक्वल है कि नहीं है। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 6 के। कोई दिक्कत है तो बताइए सर। तो अब यहाँ पे एंगल 4 ऐसे ही ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, तो हम पहले ही प्रूव किए हैं, एंगल 1 2 के इक्वल है दिया हुआ है। तो 1 की जगह पे एंगल 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और एंगल 6 है तो इसे ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो एंगल 4 जो है ना किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 6 को हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लिखेंगे चूंकि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। ठीक है, समझ आ रहा है। उसी तरह बताइए एंगल 5 को अगर हम लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, समीकरण 3 तथा 4 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 तथा 2 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या कर सकते हैं, देखिए 4 और 5 में क्या बोला हुआ है, इसको देखिए और इसको देखिए। तो बताइए यहाँ पे आपका जो 4 है, ये 5, इसमें देखिए 2 के बराबर और 6 3, तो बताइए 3 और 6 में बड़ा कौन है, 6 है कि नहीं है। अगर इस एंगल को भूल जाए तो 2 और 6 और 2 और 3, तो बताइए 2 इक्वल है ना, और 6 और 3 में बड़ा कौन है, 6 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि एंगल 4 बड़ा होगा किसके, एंगल 5 के। एंगल 4 बड़ा होगा एंगल किसके, 5 के, 6 के। एंगल यहाँ पे जब 5 है कि 6 है, किधर गया थोड़ा ना, PSR आपका 4 है, और PSQ आपका क्या है, 5 है। PSQ क्या है, 5 है, क्या PSQ वो पार्टिकल से लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये बोला हुआ कि 4 5 के इक्वल है, मतलब PSQ PSR जो है ना, PSR मतलब क्या है, एंगल 4, और PSQ का मतलब क्या होता है, एंगल 5। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 5 होगा। ठीक है ना, तो 4 में और 5 में बड़ा होगा, एंगल 4 बड़ा होगा किसके, एंगल 5। इसका मतलब क्या, इसीलिए लिख सकते हैं कि एंगल PSR बड़ा होगा किसके, आपके एंगल PSQ के। और यही हमको सिद्ध करना था, और सिद्ध हुआ। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेते हैं और खत्म हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब जो है ना आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक बिंदु, एक दिए हुए बिंदु, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब ये है, बोला ये हुआ है कि एक रेखा है, हमने एक रेखा बनाया, मान लेते हैं L एक रेखा है, और बोला हुआ है कि एक बिंदु दीजिए जो कि L पे नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बिंदु दे दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, Q दे दिया। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इतने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, जितना खींचना है उतना खींच दीजिए। उसमें लंब रेखा सबसे छोटा होता है, मतलब यहाँ से अगर खींचे, ये इसका क्या है, ये लंब है 90 डिग्री दोनों तरफ। ठीक है, और इसे बहुत सारा आप रेखा खींच सकते हैं, क्या खींच सकते हैं, बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, मतलब ऐसे खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं। ठीक है, हो जा रहा है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया क्या, P, इसका नाम है R। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसका N रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, इसमें हमने क्या कर दिया, S कर दिया, इसमें हमने M कर दिया, इतना हमने रेखा खींच दिया। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतना हमने रेखा खींचा, इतना हमने रेखा खींच दिया, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। अब अगर हम देखें, इसमें से हम ले रहे हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं MNQ, तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या
ट्रायंगल एम एन पी में, तो जो एम एन पी ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है आपका क्या है, एम एन क्यू, एम एन क्यू थोड़े, एम एन क्यू, एम एन क्यू में, क्या एम एन क्यू में। तो आप जानते हैं कि एंगल एन यानी ये वाला एंगल और ये एन एंगल और ये आपका क्यू एंगल, तो एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब बताइए एंगल एम वैसे ठीक है, एंगल क्यू वैसे ठीक है, अब प्लस एंगल एन कितना है, 90 है कि नहीं है, बराबर 180 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, इतना होगा कि नहीं होगा। तो हमको सीधे क्या करना है, हमको सीधे यही करना है कि जो क्यूएन जो है ना, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि जो क्यूएन जो है ना वो सबसे छोटा है, क्या है, क्यूएन जो है वो सबसे छोटा है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे दिया गया एक रेखा एल है जहाँ क्यू एक बिंदु है, एक बिंदु है जो कि एल पर नहीं है, एल पर नहीं है, ठीक है, दर्शाना है कि क्या दर्शाना है, हमको ये दर्शाना है कि जो लंब होता है, लंब रेखा, क्या दर्शाना है, ये बोला हुआ है कि जो रेखाखंड जो लंब रेखाखंड सबसे, लंब रेखाखंड सबसे छोटा, लंब रेखाखंड सबसे छोटा है, मतलब क्या आपका क्यूएल, ठीक, कितना बार है ना, दिया गया क्या है, तो एक रेखाखंड रेखा एल है जहाँ क्यू एक बिंदु है जो एल पर नहीं है, एल पे नहीं है, ठीक है, दर्शाना है कि जो लंब है, लंब कौन है आपका क्यूएन है, क्यूएन जो है ना वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ट्रायंगल क्यू एम एन लिया, इसलिए 180 होता है, ये क्या ईएसपी, तो यहाँ पे आप एंगल एम प्लस एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 90 घटा देंगे, कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, तो एंगल एम प्लस एंगल क्यू कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, बताइए, इतना कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि एम क्यू मिलकर 90 है, एम क्यू मिलकर 90 है और एन क्या है आपका अकेले 90 है, इसका मतलब ये है कि अगर एम, एंगल एम और एंगल क्यू ये कितना है, 90 है, और अकेले एंगल जो एन है वो कितना है, 90 है, इसका मतलब क्या है कि अगर एन को एम से कंपेरिजन किया जाए तो एम क्या होगा, छोटा होगा किससे, एन से, एम क्या होगा, छोटा होगा किससे, एन से, या क्यू भी क्या होगा, छोटा होगा किससे, एन से, है कि नहीं है। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, हमको दिखा देना है कि एम के सामने, आपके एम के सामने वाला एंगल कौन है, एम के सामने वाला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो m के सामने वाला आपका भुजा कौन है, qm है, और n के सामने वाला क्या है, qm है, क्या है, qm है, ठीक है। तो इसमें बात क्या हो रहा है, एंगल m और n का बात हो रहा है, तो हम q नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m और n लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m लिखेंगे, m छोटा होगा किससे, आपके n से, तो m के सामने कौन सा भुजा है, तो आपका qn है, qn है, क्या लिखेंगे यहाँ बताइए, qn, हाँ ठीक है, बता रहा है, ठीक, तो m के m क्या होगा, दोनों मिलकर n बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, तो m और n में m क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो m के सामने क्या है, q1 है कि नहीं है, m के सामने क्या है आपका q1 है, ठीक है, देखिए m, हाँ ठीक है, m और n में, अच्छा ठीक है, m और n में तो आपका m जो है ये दोनों मिलकर, इसे अगर ये मान लेते हैं m अगर 45 है, ये भी आपका 45 है, बराबर 90 है, ये आपका m है, ये q है, और n कितना आपका q में 90 है, तो बड़ा कौन होगा, एंगल m बड़ा होगा कि एंगल n बड़ा होगा, आपका एंगल n बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि n जो है ना अकेले 90 है और m जो है ना वो m q मिल के 90 है, तो हमेशा वो छोटा ही होगा, तो m के सामने कौन है, आपका q1 है, और n के सामने कौन है, आपका qm है, ठीक है, और ये बड़ा है तो बड़ा लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े कोण समूह भुजा, बड़ी, तो हमने किया क्या, त्रिभुज हमने लिया क्या, एम में 180 होता है, जानते हैं, एम क्यू से ठीक है, क्यू कितना है
आपका एम क्यू से ठीक है, एम कितना 90 इधर घटाया तो कितना हो गया आपका 90 हो गया, यानी एम क्यू कितना आ गया 90 हो गया। मतलब ये है अगर एन से कंपेयर किया जाए एम क्यू को तो अकेले अगर एम को ले ले तो 90 एन से क्या होगा छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि एम छोटा है एन से। तो आप जानते हैं कि एम के सामने वाला भुजा कौन है, एम के सामने वाला भुजा आपका दिया हुआ Q1 तो Q1 लिखा गया। उसके बाद एन के सामने वाला भुजा कौन है तो आपका Q1 तो Q1 लिखा गया। तो इससे क्या पता चला बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, इसका मतलब क्या है कि Q1 बड़ा हो गया और Q1 क्या हो गया छोटा हो गया, Q1 छोटा है तो इसलिए लिख सकते हैं क्या Q1 जो होगा Q1 छोटा होगा, Q1 छोटा होगा। इसका मतलब क्या है आप Q1 क्या है, Q1 जो है ना वो आपका लंब है तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लंब सबसे छोटी भुजा है। ये तो बोला हुआ है कि लंब सबसे छोटी भुजा होती है। एक क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि लंब रेखाखंड से जुड़ा होता है, लंब रेखाखंड क्या भुजा है करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। और इस तरह से आपका चैप्टर 7 जो आपका त्रिभुज था, जो कि सबसे आपको हार्ड लग रहा होगा, पहले हार्ड लग रहा था, वो अब हार्ड नहीं रहा, बिल्कुल आसान है। अगर आप ये जो आपका 7 चैप्टर है, जो 7 चैप्टर आपने किया हुआ है 7 दशमलव 4, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बिना कॉन्सेप्ट के काम कराया गया होगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट से बाहर जितना हमने बताया है उसी के अंडर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है और वही रूल लगा हुआ है दूसरा कोई। ठीक है, तो अगर जो है ना आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हैं 7 चैप्टर का तो आपका त्रिभुज बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी त्रिभुज सबसे आसान होता है, बशर्ते आप पूरा वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आपका अगले क्लास में हमारा एक नया चैप्टर है, इसका नाम क्या है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें देखेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आपका आयत क्या होता है, आपका वर्ग क्या होता है, आपका पतंग क्या होता है, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आपका बहुत सारे वीडियो में, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका होने वाला है। अगला जो आपका वीडियो होगा क्वाड्रिलेटरल का, एक शॉर्ट में हम वीडियो बनाएंगे आपका, जिसकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना आपके क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे एक वीडियो में जो है ना आपके आ जाएंगे और उससे आपका सारा जो है ना प्रॉब्लम जो है आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।